गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम पढ़ेंगे एमएस एक्सेल। हमारे जुलाई का सिलेबस है एमएस एक्सेल। बच्चों हम पहले 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो ये उसका रिवीजन है थोड़ा सा एमएस एक्सेल का। जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, एक क्विक रिवीजन लेते हैं कि क्या होता है एमएस एक्सेल, कैसे काम करता है, उसमें क्या सारी चीज़ें होती हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। आइए हम उनको देखते हैं वन बाय वन बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं एमएस एक्सेल को। एमएस एक्सेल क्या है? सबसे पहले हमारे पास सवाल आता है कि एमएस एक्सेल है क्या। तो एमएस एक्सेल, जिसका कि पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है तथा इसे एक्सेल के नाम से भी जाना जाता है, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। इसे हम एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहते हैं बच्चों, जो आंकड़ों को टेबुलर फॉर्मेट में ओपन करता है, क्रिएट करता है, एडिट कर सकता है और फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। इस तरीके के बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास जो हम परफॉर्म कर सकते हैं। ये ऑपरेशंस किस चीज़ पर? हम एक्सेल सीट पर परफॉर्म कर सकते हैं। और एक्सेल सीट क्या करता है? हमें आंकड़ों को टेबुलर फॉर्मेट में दिखाता है। अब बात करते हैं टेबुलर फॉर्मेट क्या होती है बच्चों। जो इस तरीके की टेबल के जो फॉर्म में जो चीज़ दिखाई देती है, जिसमें टेबल ऐसे बनी होती है, इसे हम टेबुलर फॉर्मेट बोलते हैं। जो हमारे पास आंकड़े हैं, जो डाटा है हमारे पास, उन डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में दिखाता है एमएस एक्सेल। और उस टेबुलर फॉर्मेट में जो डेटा हमें दिख रहा है उसे हम ओपन कर सकते हैं, नया डेटा क्रिएट कर सकते हैं, पुराने को एडिट कर सकते हैं, उसमें फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं, उसके दिखने का तरीका चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कहलाता है। उसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, सम, डिवाइड, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, बहुत सारी चीज़ें। हम उस डेटा को शेयर कर सकते हैं टेबुलर फॉर्मेट में और हम प्रिंटर के माध्यम से उसे प्रिंट भी कर सकते हैं। एमएस एक्सेल को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। एमएस एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही भाग है। हमारे पास, हमने इससे पहले पढ़ा था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, हमारे पास एक पैकेज था। उस पैकेज में बहुत सारे सॉफ्टवेयर थे, तो उन्हीं सॉफ्टवेयर का एक पार्ट एमएस एक्सेल भी होता है। एमएस ऑफिस के जो बाकी सॉफ्टवेयर जो हमने पढ़े थे, एप्लीकेशन जो हमने पढ़ी हैं, वो कौन कौन सी थी? एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस, तो बहुत सारे हमारे पास ऐसे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एप्लीकेशंस है। तो उन एप्लीकेशंस में से एक एप्लीकेशन हमारी एमएस एक्सेल भी होती है। ये किसका पार्ट है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट है। यदि हमें एमएस एक्सेल को इस्तेमाल करना है तो हमारे मशीन पर, हमारे कंप्यूटर पर एमएस ऑफिस इंस्टॉल होना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं ये एमएस एक्सेल का व्यू। एमएस एक्सेल बच्चों आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। और मैंने अभी आपको बताया कि डेटा को किस फॉर्मेट में दिखाता है? टेबुलर। तो देखो बच्चों, यहाँ पर बॉक्स बने हुए हैं, ये लाइनें बनी हुई हैं, ऐसे ऐसे लाइनें बनी हुई है, बहुत सारे बॉक्स बने हुए टेबल के फॉर्मेट में। ये हमारे पास शीट हमारे सामने खुल के आती है। अब एक बार देख लेते हैं कि जब हम एमएस एक्सेल को ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट्स हमें मिलते हैं। देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा हुआ है बच्चे। जैसे आपने इसे ओपन किया तो क्या लिखा रहा है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और उसके आगे नाम लिखा रहा है उस एक्सेल के का जो भी आपने नाम दिया है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो आपके पास शीट है, उसको जो भी आपने नाम दिया है वो नाम यहाँ पर लिखा रहा है। मान लो हमने नाम दिया बुक 1, तो हमारे पास जो एमएस एक्सेल हमने की फाइल हमने ओपन की, उस फाइल का नाम क्या है? बुक 1। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल है, यहाँ लिखा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ जो बटन आता है, हम इससे बहुत फेमिलियर हैं, हम जानते हैं बच्चों ये बटन कौन सा बटन होता है? ऑफिस बटन। यहाँ जो ये 3 कंपोनेंट हमें मिलते हैं, इन्हें हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, क्विक एक्सेस टूल बार हमें क्या बताता है? यहाँ हम उन चीज़ों को रखते हैं जिन्हें हम बहुत फ्रिक्वेंटली या बार बार इस्तेमाल करते हैं, क्विक एक्सेस, ताकि हम उन्हें तुरंत डायरेक्टली क्विकली एक्सेस कर सकें। इसीलिए यहाँ उन चीज़ों को रखा जाता है जिन्हें हम बार बार एक्सेस करते हैं, तो इसे क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। ये बेटा टाइटल बार है, देखो लिखा हुआ टाइटल बार लिखा हुआ है। इस पर टाइटल बार में क्या आता है? आपने कौन सी एप्लीकेशन ओपन कर रखी है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन कर रखी है, तो ये लिखा दिखाई देगा। और उस फाइल का नेम और कौन सी एप्लीकेशन आपने ओपन कर रखी है। यदि आपने माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट ओपन कर रखा है तो यहाँ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट लिखा हुआ दिखता है आपको, और यहाँ उस फाइल का नाम जो भी आपने नाम लिखा है। उसके बाद आता है मेन्यू बार। देखो ये रेड कलर का पूरा जो ये, उसके बाद आता है मेन्यू बार। बेटा क्या है? ये वाला मेन्यू बार है। मेन्यू बार में हमें बहुत सारे मेन्यूज मिलते हैं। होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, इस तरीके से मेन्यू बार में हमें बहुत सारे मेन्यू मिल जाते हैं। और लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि हर एक मेन्यू के करस्पॉन्डिंग क्या होता है? उसका रिबन होता है। तो देखिए जैसे ही हमने होम पे क्लिक किया तो ये रेड कलर के बॉक्स में जो बन के आ रहा है, ये होम का मेन्यू खुल गया। वैसे हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट का मेन्यू खुल जाएगा। पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे तो पेज लेआउट का रिबन खुल जाएगा। फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट का। हर एक मेन्यू के करस्पॉन्डिंग एक रिबन होता है। जिस भी मेन्यू पे हम क्लिक करेंगे, मेन्यू आइटम पे, उसके करस्पॉन्डिंग उसका रिबन ओपन हो जाएगा। तो मेन्यू बार में हमें बहुत सारे मेन्यूज मिलते हैं बच्चों।
यहाँ ये है हमारा नेम बॉक्स, यहाँ सेल का नेम लिखा होता है। जैसे कि अभी एग्जांपल देखते हैं, हम करंटली हमने कौन सा सेल सेलेक्ट किया हुआ है, ये वाला, ये वाइट हो रखा है, तो इसका नेम कैसे देखा जाएगा, A1। यदि हम ये वाला सेल सेलेक्ट करते हैं बच्चों तो C1। यदि हम ये वाला सेल सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से आया B और 5, यहाँ B5 लिखा आएगा। ये हमारा नेम बॉक्स है। नेम बॉक्स में सेल का नेम लिखा होता है कि करंटली हमने कौन सा सेल सेलेक्ट कर रखा है। ये हमारा फॉर्मूला बार है। किसी भी सेल में कोई भी आप फॉर्मूला लिखेंगे वो फॉर्मूला आपको यहाँ दिखाई देगा। आप यहाँ सेल में भी उस फार्मूले को एडिट कर सकते हैं या उस फार्मूले को यहाँ भी लिख सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली उस सेल में अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास स्क्रॉल बार है बच्चों। स्क्रॉल बार का काम होता है इस शीट को नीचे और ऊपर ले जाना। नीचे की साइड में करेंगे तो ये शीट ऊपर की तरफ चली जाएगी, स्क्रॉल बार को पकड़ के ऊपर लेके जाएंगे तो शीट नीचे की तरफ आ जाएगी। शीट को अप एंड डाउन मूवमेंट करवाने का काम कौन करता है, स्क्रॉल बार। ये रहा हमारा स्क्रॉल बार। वैसे ही स्क्रॉल बार बेटा दो होते हैं, ये तो है वर्टिकल स्क्रॉल बार और ये हमारा है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। इसको इस तरफ मूव करेंगे तो शीट इधर मूव हो जाएगी और अगर इस तरफ मूव करेंगे तो शीट इस तरफ मूव हो जाएगी। तो ये शीट को लेफ्ट राइट मूवमेंट करवाता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। वर्टिकल स्क्रॉल बार क्या करता है, शीट को अप डाउन मूवमेंट करवाता है। ये है हमारा स्टेटस बार। देखो ये वाली लाइन जो स्टेटस बार है, ये लिखा हुआ स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या करता है, हमारी शीट रेडी मोड में है, राइटिंग मोड में है, सेविंग मोड में है, किस तरीके के मोड में है, ये आपको कौन बताता है, स्टेटस बार बताता है। स्टेटस बार बताता है कि एक बार में आपको शीट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। शीट आपको ग्रिड फॉर्मेट में करना है तो ये ग्रिड फॉर्मेट में आ गया, सिंगल फॉर्मेट में करना है तो सिंगल फॉर्मेट में आ गया। यहाँ पर हमारे पास जूम का ऑप्शन भी होता है। यहाँ देखो माइनस लिखा हुआ है, इधर प्लस लिखा हुआ है। इधर प्लस दबाएंगे तो ये जूम होता और बड़ा होते चली जाएगी शीट, माइनस में दबाएंगे तो शीट और छोटी होती चली जाएगी, साइज छोटा होता चला जाएगा शीट का। तो यहाँ से हम शीट को जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं। जूम इन का मतलब बड़ा करना, प्लस करना। जूम आउट का मतलब छोटा करना, माइनस करना। एक बार जब हम MS एक्सेल की फाइल को ओपन करते हैं तो हमारे पास 3 शीट ओपन होकर आती है बाय डिफॉल्ट, शीट 1, शीट 2 और शीट 3। ये हम आगे पढ़ेंगे अभी। जब भी हम MS एक्सेल की, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कोई भी फाइल को, नई फाइल को ओपन करते हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट 3 शीट हमें मिलती है, शीट 1, शीट 2, शीट 3। शीट 1 पर हमेशा ओपन हमारे सामने रहेगी। यदि हम शीट 2 को पे क्लिक कर देंगे तो देखो ये व्हाइट हो रखी है, ये हल्की ब्लू है। शीट 2 पे क्लिक करेंगे तो ये व्हाइट हो जाएगी। शीट 1 और शीट 3 हमारी थोड़ी सी ब्लू हो जाएगी, जैसे कि दिखाई दे रही है इस कलर में। तो शीट 2 ओपन हो जाएगी, ऐसे शीट 3। यहाँ पर हम क्लिक करके शीट 4, शीट 5, शीट 6 आगे और ऐड कर सकते हैं। हम इन शीट पर राइट क्लिक करके इनका नाम भी चेंज कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाऊंगा बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, यहाँ हम इनकी थ्योरी पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पूरा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे बच्चों। MS एक्सेल विंडो में कौन कौन से टूल्स अवेलेबल है हमारे पास। ऑफिस बटन, जब हमने बताया एक ऑफिस बटन एक प्रमुख भाग होता है। यह बटन मेन्यू बार में होता है। इस बटन में MS एक्सेल में बनने वाली फाइल या स्प्रेडशीट के लिए कई विकल्प होते हैं। आप मेन्यू ऑफिस बटन पर क्लिक करोगे तो वहाँ आपको सेव, प्रिंट, सेव एज, प्रिंट प्रीव्यू, बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, ये MS एक्सेल का ये एक विशेष भाग होता है। यह टूल बार टाइटल बार में होता है। इसे हम शॉर्टकट की तरह उपयोग में लेते हैं। इस टूल बार में अधिकतर काम आने वाले कमांड्स को ऐड कर दिया जाता है। हम उन कमांड्स को इसमें ऐड कर देते हैं जो बार बार अधिकतर हमारे काम में आ रहे होते हैं, वे उसमें जुड़ जाती हैं। क्विक एक्सेस टूल बार की सहायता से MS एक्सेल में कार्य करने में थोड़ी सी स्पीड मिलती है। यदि हमें पता है कि इस कार्य को हम बार बार कर रहे हैं, यदि हमें पता है कॉपी और पेस्ट का काम हम बार बार कर रहे हैं, तो हम कॉपी पेस्ट के जो ऑप्शन है उनको क्विक एक्सेस टूल बार में डाल देंगे ताकि हम तुरंत उसे एक्सेस कर सकें। यानी तुरंत कॉपी करने के लिए क्लिक कर दें, फिर पेस्ट कर दें, कॉपी कर दें, पेस्ट कर दें, हमें कहीं अंदर जाना ना पड़े ऑप्शंस में। टाइटल बार के बारे में हमने बताया था। टाइटल बार MS विंडो का सबसे ऊपरी भाग होता है बच्चों। इस बार पर MS एक्सेल में बनाई गई फाइल के नाम को दिखाया जाता है। मैंने जैसे अभी आपको बताया था बुक 1 लिखा हुआ था फाइल का नेम। जब तक फाइल को सेव नहीं कर दिया जाता है तब तक क्या नाम दिखाई देगा वहाँ पर, बुक 1। आप उस फाइल को किसी और नाम से सेव कर देंगे, जो भी नाम आपको याद रहे, तो वो नाम वहाँ पर दिखने लग जाएगा। जैसे ही हम फाइल को किसी नाम से सेव कर देते हैं तब बुक 1 के स्थान पर उस फाइल का नाम दिखाया जाता है। टाइटल बार के दाएं कोने में 3 बटन होते हैं। इन 3 बटनों में पहला बटन मिनिमाइज का होता है, जिस पर क्लिक करने से प्रोग्राम ओपन टास्क बार में आ जाता है। दूसरा बटन मैक्सिमाइज का होता है। तीसरा बटन, इसे मैक्सिमाइज या रिस्टोर दोनों बोलते हैं, और यह बटन विंडो की विड्थ को कम या ज़्यादा करता है। और तीसरा जो बटन होता है वो क्या होता है, क्लोज बटन होता है। तीसरा बटन हमारा क्लोज बटन है जो प्रोग्राम को बंद करने के काम में आता है। आओ बच्चों मैं आपको ये दिखाता हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकली तब दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ये देखिए मैं तीनों बटन दिखा देता हूँ।
ये बटन है हमारा मिनिमाइज वाला, माइनस वाला। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये सीधे कहाँ आ जाएगा, टाइटल बार में नीचे आ जाएगा। नीचे हमारा टाइटल बार होता है ना, सीधे विंडो नीचे आ जाएगी, बंद हो जाएगी। यदि हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसका साइज छोटा और बड़ा हो जाएगा। इसे मिनिमाइज या रिस्टोर कहते हैं। जो हमारी विंडो खुली हुई है ये पूरी, ये छोटी या बड़ी हो जाएगी। और ये लास्ट क्रॉस का बटन है, ये क्लोज बटन है। जैसे इस पर क्रॉस करेंगे तो हमारा जो ये MS एक्सेल की फाइल खुली हुई है, ये फाइल हमारी क्लोज हो जाएगी। आप याद रखिएगा ये है हमारा मिनिमाइज। इसको करने से ये पूरी फाइल जो खुली हुई है ये टास्क बार में नीचे आ जाएगी, बंद नहीं होगी, टास्क बार में आके सेव हो जाएगी नीचे। और अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा मैक्सिमाइज, मिनिमाइज या रिस्टोर है। इस पर क्लिक करेंगे तो जो हमारी ये फाइल खुली हुई है ये साइज में छोटी या बड़ी हो जाएगी। और लास्ट है हमारा क्लोज का बटन, एक्स का। यदि हम एक्स पे क्लिक करेंगे क्रॉस पे तो हमारी ये फाइल जो है वो खुली हुई फाइल बंद हो जाएगी, क्लोज का बटन है। टाइटल बार हो गया। उसके बाद रिबन MS एक्सेल विंडो का एक और भाग है, यह है मेन्यू बार के नीचे होता है। इस पार्ट में दिखाई गई MS एक्सेल विंडो में लाल रंग का हिस्सा ही रिबन है। मैंने आपको दिखाया था जो रेड कलर का बॉक्स था वो हमारा रिबन था। इस भाग में MS एक्सेल टैब जो विकल्प मेन्यू बार में होते हैं के विकल्प को दिखाया जाता है। यदि आप मेन्यू बार में से किसी भी मेन्यू को सेलेक्ट करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या खुल जाता है, उसका रिबन ओपन हो जाता है। बहुत सारे मेन्यू बार में मेन्यू थे हमारे पास, हर एक मेन्यू के करस्पॉन्डिंग उसका रिबन होता है। मेन्यू बार क्या होता है, मेन्यू बार MS एक्सेल में टाइटल बार के नीचे होती है। इसे टैब बार भी बोल सकते हैं क्योंकि इन्हें अब टैब ही बोला जाता है। मेन्यू बार में कई विकल्प होते हैं और प्रत्येक की अपनी रिबन होती है। मैंने अभी आपको बताया था कि जितने भी हमारे रिबन होते हैं हर एक मेन्यू बार के करस्पॉन्डिंग एक रिबन होता है। तो बहुत सारे हमारे पास मेन्यू बार हैं, मेन्यू बार में बहुत सारे मेन्यूज हैं और हर एक मेन्यू के करस्पॉन्डिंग हमारा क्या है, एक रिबन है। नेम बॉक्स बताया था मैंने क्या होता है। नेम बॉक्स MS एक्सेल के रिबन के नीचे बाएं कोने में होता है। इस बॉक्स में जो हमने शीट का जो सेल सेलेक्ट किया हुआ है उस सेल का नाम दिखाया जाता है। यानी कि जैसे हमने देखा था A1 लिखा हुआ था, A उसने ऊपर से उठाया और 1 राइट साइड से, A उसने उठाया कॉलम में से, 1 उठाया उसने रोज में से, तो क्या नाम आ गया, A1 बन गया, कॉलम एंड रो। फार्मूला बार में हम किसी भी MS एक्सेल में जब सेल में हम कोई भी फार्मूला लिखते हैं तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, फार्मूला बार का। स्टेटस बार हमें यह बताता है, ये टेक्स्ट एरिया के बिल्कुल नीचे होता है। इस बार में जूम लेवल होता है, जिसे जूम लेवल में मैंने अभी बताया था, जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, फाइल को छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। यहाँ हम लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, वर्ड काउंट देख सकते हैं, पेज नंबर देख सकते हैं, किस लैंग्वेज में हम लिख रहे हैं, कौन सी लैंग्वेज चल रही है, इंग्लिश लिखा आएगा। वर्ड काउंट, कितने नंबर ऑफ वर्ड हम लिख चुके हैं एक कॉलम में वो दिखाई देगा, और कौन सा पेज नंबर चल रहा है एक्सेल का वो दिखाई देगा हमें। इस तरीके की बहुत सी चीज़ें हमें स्टेटस बार में दिखाई देती हैं बच्चों। स्क्रॉल बार मैंने बताया था, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो स्क्रॉल बार होते हैं हमारे पास। वर्टिकल स्क्रॉल बार की हेल्प से हम पेज को अप डाउन, ऊपर नीचे कर सकते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है इसकी मदद से हम पेज को लेफ्ट में या राइट में मूवमेंट कर सकते हैं बच्चों। टेक्स्ट एरिया MS एक्सेल का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। यह MS एक्सेल विंडो का सबसे बड़ा तथा मध्य भाग होता है। टेक्स्ट एरिया को MS एक्सेल में शीट बोला जाता है। इस क्षेत्र में टेक्स्ट लिखा जाता है। मैं आपको टेक्स्ट एरिया दिखाता हूँ बच्चों। ये हमारा टेक्स्ट एरिया है पूरा, ये पूरा क्या है, टेक्स्ट एरिया है, इसे शीट बोलते हैं। ठीक है, ये एक शीट ओपन है, यहाँ हम जो भी टेक्स्ट होगा यहाँ लिखाएंगे, इस बॉक्स में हर एक सेल में हम अपना डेटा लिखेंगे, तो इसे क्या बोलेंगे, टेक्स्ट एरिया। अब बताते हैं वर्कबुक क्या होता है बच्चों। यह एक एक्सेल फाइल होती है वर्कबुक। इसके अंदर कई वर्कशीट होती है, जिनमें डेटा को स्टोर किया जाता है। एक वर्कबुक के अंदर 256 वर्कशीट होती हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 3 वर्कशीट ओपन हो जाती है आपके सामने। इसमें नई वर्कशीट को जोड़ा या डिलीट किया जा सकता है, रीनेम किया जा सकता है, और इसमें शीट की कॉपी या मूव भी किया जा सकता है। यानी हम किसी एक शीट को कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट भी कर सकते हैं, या एक शीट को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव भी किया जा सकता है बड़ी ही सरलता के साथ में। वर्कबुक ओपन करने पर वर्कशीट अपने आप खुल जाती है। जैसे वर्कबुक को ओपन करेंगे तो मैंने बताया था जो शीट नंबर 1 है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। एक समय में एक ही वर्कबुक पर कार्य किया जा सकता है, जिसे एक्टिव वर्कशीट कहा जाता है। अब देखते हैं हम इसको, वर्कबुक क्या होती है, एग्जाम्पल दिखाता हूँ बच्चे। जो हमने इसको ओपन किया, देखो जैसे ही हमने ये MS एक्सेल की बुक ओपन करी, इस पूरे को वर्कबुक बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारे सामने ओपन हुआ इसे बोलेंगे वर्कबुक। वर्कबुक में कितनी शीट दिखाई देती हैं, बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट दिखाई देती हैं।
शीट नंबर 1 पहले से आपके सामने ओपन रहेगी। ऐसी कितनी शीटें बना सकते हैं? 256 शीटें बना सकते हैं, 256। शीट 3 के बाद शीट 4, शीट 5, शीट 6 बना सकते हैं। यहाँ हम अपने टेक्स्ट को लिखते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। हमने देखा वर्कबुक क्या होती है, ये एक MS एक्सेल की बुक होती है। वर्कबुक यानी कि जैसे ही आपने MS एक्सेल की फाइल ओपन की तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक वर्कबुक ओपन हो गई। वर्कबुक में क्या होंगी? शीट्स होंगी। शीट्स कितनी होती है? हमें बाय डिफ़ॉल्ट कितनी शीट मिलती है? शीट 1, शीट 2, शीट 3, 3 शीट हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है। उसमें से शीट नंबर 1 पहले से ओपन होती है। ऐसी हम कितनी शीटें जोड़ सकते हैं? शीट नंबर 4, 5, 6 कहाँ तक जा सकते हैं? 256 तक हम जा सकते हैं बच्चों। 256 तक हम शीटें ओपन कर सकते हैं। ऐसे एक बार में एक ही शीट पे काम होगा। यदि मैंने शीट 1 पे क्लिक कर रहा है तो मैं इस बॉक्स पे काम कर रहा हूँ। यदि मैं शीट 2 पे क्लिक कर दूंगा तो शीट 1 पीछे छुप जाएगी, शीट 2 सामने आ जाएगी और शीट 2 के ऊपर मुझे कार्य करना होगा। यानी एक समय में हम एक ही शीट के ऊपर कार्य कर सकते हैं। ये हमने किस में पढ़ा बच्चों? वर्कबुक। आप समझ गए वर्कबुक क्या होती है? इसमें जो ये हमारे पास शीट्स हैं, हम इन शीट्स को रीनेम कर सकते हैं, इनका नाम भी चेंज कर सकते हैं। शीट 1 मुझे पसंद नहीं आ रहा, यहाँ मैं लिख देता हूँ साइंस, शीट 2 में मैथ, शीट 3 में हिंदी, शीट 4 में कंप्यूटर साइंस, शीट 4 में संस्कृत, या कोई भी एक ऐसा सब्जेक्ट हम लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इनको रीनेम भी कर सकते हैं। इनको हम डिलीट भी कर सकते हैं। इस पर राइट क्लिक करेंगे, ये डिलीट भी हो जाएगा। और इन पर हम रीनेम मूव भी कर सकते हैं। यहाँ से हम इनको कट करके किसी दूसरी वर्कबुक में डाल सकते हैं, या यहाँ से कॉपी करके कहीं और भी पेस्ट कर सकते हैं। बहुत से काम हम इन पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारी पूरी वर्कबुक है जिसके अंदर हमें शीट्स मिलती हैं और बाय डिफ़ॉल्ट हमें 3 शीट मिलती है, जिनमें से शीट नंबर 1 हमें बाय डिफ़ॉल्ट ओपन मिलेगी। ये हमारे पास देखो वर्कबुक आ गई है। वर्कबुक में कितनी शीट है हमारे पास? शीट 1, शीट 2, शीट 3, और जैसे ओपन किया 3 शीटें मिल गई। शीट नंबर 1 बाय डिफ़ॉल्ट ओपन है। एक बार में एक ही शीट पे काम कर सकते हैं। शीट 1, 2, 3 के बाद शीट नंबर 4, 5, 6 कहाँ तक अपन खोल सकते हैं? 256, 256 तक हम आगे शीट खोल सकते हैं। एक बार में एक ही शीट पे काम होगा। शीट का नाम हम चेंज कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, शीट को डिलीट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा आपको अगली वीडियो में बच्चों, नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। ये थी वर्कबुक। अब आती है वर्कशीट क्या होती है। अब तक तो हम वर्कबुक के बारे में बात कर रहे थे, अब हम शीट के बारे में बात करते हैं। ये शीट क्या होती है? इसे वर्कशीट बोलते हैं। वर्कशीट बुक के पेज की तरह होती है। वर्कबुक तो पूरी बुक हो गई जिसमें बहुत सारी शीट्स हैं। अब हम एक शीट की बात करते हैं, वो शीट क्या होती है? तो वर्कशीट बुक के पेज की तरह होती है जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। एक वर्कशीट में 6, 5, 5, 3, 6 रो और 256 कॉलम होते हैं। एक एवं 65536 यानी कि ये वाला वैल्यू मल्टीप्लाई 256 यानी 16777,216 सेल होते हैं। प्रत्येक कॉलम का एक नाम होता है जिसे अल्फ़ाबेट से डिफाइन किया गया है। यह रेंज ए से लेकर रोमन नंबर 4 तक होती है, 2 यानी कि 256। एवं रो को न्यूमेरिक नंबर से डिफाइन किया जाता है। इसकी रेंज 1 से लेकर 65536 तक होती है। इसको रीनेम किया जा सकता है। देखिए एग्जांपल दिखाता हूँ बच्चों। हमारे पास 3 शीट थी, शीट 1, शीट 2, शीट 3। देखो शीट 1 की बात करते हैं अब हम। शीट 1 क्या है? शीट 1 ये वो वर्कबुक का एक पेज की तरह है जिसमें हम डेटा लिखते हैं। यहाँ हम सारा अपना डेटा लिखेंगे, ठीक है। इसमें क्या होते हैं? सेल्स होते हैं। देखो एक सेल ये रहा, दूसरा सेल, तीसरा सेल, ठीक है। अब ये हैं हमारे इस तरफ जो चल रहे हैं, ये हैं हमारे रो कॉलम्स और ये हैं हमारी रोज, ठीक है। तो ये जो कॉलम है बेटा, देखो कॉलम हमारा कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4। तो ऐसे ही कहाँ तक जाएंगे? ए से स्टार्ट होगा और रोमन नंबर 4 तक जाएगा। और वैसे ही हमारे ये कहाँ तक जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये कहाँ तक जाएंगे? 65536। ये जो हमारे रोज हैं ये 1 से स्टार्ट होगी, 1, 2, 3, 4, 5 और 65536 तक नीचे जाएगी। अब देखो एक कॉलम और एक रो से मिलकर सेल बना है, तो ऐसे ही इस कॉलम और इस रो से मिलकर ये सेल बनेगा, ये वाला, फिर ये वाला बनेगा, फिर ये वाला बनेगा। तो ऐसे हमारे पास कितने सेल्स होते हैं एक शीट में? 1677216। यानी हम नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ सेल्स आ जाएंगे जो हमें एक शीट में मिलेंगे। ऐसी दूसरी शीट में भी इतने ही हमें नंबर ऑफ सेल्स मिलेंगे और शीट 3 में भी हमें इतने ही नंबर ऑफ सेल्स मिलेंगे। ये हमारी क्या हो गई? वर्कशीट। एक वर्कशीट हमारे पास है। वर्कशीट में क्या होते हैं? हम डेटा को लिखते हैं। यहाँ पर हमारे पास कॉलम्स होते हैं, यहाँ पर हमारे पास रोज होती हैं। रोज ऐसे लिखी जाती है 1, 2, 3, 4, 5 न्यूमेरिक में लिखी जाती हैं।
और जो कॉलम्स के नाम है वो ABCD अल्फ़ाबेट में होते हैं, लास्ट में कहाँ तक जाते हैं, रोमन नंबर 4 तक। और टोटल कितने होती हैं ये 256 तो हमारे पास होती हैं कॉलम्स होते हैं, और रो कितने होते हैं हमारे पास 65536 ये हमारे पास क्या हो जाती हैं, इतनी सारी रोज हो जाती हैं, और ये हमारे पास कॉलम हो जाते हैं। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो एक शीट में हमारे पास क्या मिलते हैं, नंबर ऑफ सेल्स, इतने हमारे पास सेल हो जाते हैं। सेल क्या होता है, रो और कॉलम के मिलने पर एक सेल बनती है। एक वर्कशीट में अभी हमने देखा था इतना मल्टीप्लाई इतना, ये हमारे नंबर ऑफ रोज थे, ये नंबर ऑफ कॉलम्स थे। नंबर रोज और कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे तो एक शीट में इतने सेल हमें मिलते हैं। सेल में जो भी डेटा लिखा जाता है, एक सेल में 255 अक्षर लिख सकते हैं हम एक बार में, 255 अल्फ़ाबेट आप एक सेल में लिख सकते हैं। कॉलम और रो के नाम को मिलाकर सेल का नाम बनता है। जैसे हमने देखा था, जैसे ये सेल है तो ये कॉलम का नाम और रो का नाम, इन दोनों को मिलाकर किसका नाम बन गया, सेल का। सेल का नाम क्या है, A1, ये लिखा हुआ A1। यहाँ से कॉलम को लिया, यहाँ से रो को लिया, A1। तो कॉलम और रो के नाम को मिलाकर हमारे सेल का नाम बन जाता है। यह सेल का एड्रेस होता है, इसे क्या बोलते हैं, एड्रेस बोलते हैं। दो सेल एड्रेस मिलकर रेंज एड्रेस बनाते हैं। यदि हम दो सेल को आपस में मर्ज कर देंगे तो हमें क्या बना देंगे, रेंज एड्रेस बना देंगे। इसमें दो या दो से अधिक सेल को आपस में मर्ज किया जा सकता है और सेल की फॉर्मेटिंग का कार्य भी किया जा सकता है। हम दो सेल को आपस में मर्ज भी कर सकते हैं, यानी इन दोनों सेल को हम आपस में मर्ज कर देंगे तो ये सीधा क्या बन जाएगा, ठीक है, एड्रेसिंग हो जाएगी। कैसी एड्रेसिंग कहलाएगी, या आपको ये रेंज एड्रेसिंग कहलाएगी। देखो ये लिखा हुआ रेंज एड्रेस, ठीक है। ये सिंगल एड्रेस ना कहलाकर, सेल का सिंगल एड्रेस ना कहलाकर क्या कहलाएगा, रेंज एड्रेस, जब हम दो सेल को आपस में मर्ज कर देंगे। किसी भी एक सेल में हम फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, यानी किसी भी एक सेल में जो लिखा हुआ डेटा है, तो सेल में इस मान लो ये सेल हमारे पास है, इसमें जो डेटा लिखा हुआ है उसमें हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, यानी कि कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड उसका हाईलाइट कर सकते हैं, उसको सेंटर में लेके आ सकते हैं, उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें उसमें फॉर्मेटिंग में हम कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा क्रिया हो गए, ये हो गए हमारे कॉलम्स ABCD, और ये हमारे हो गए रोज 1 2 3 4। और रो और कॉलम और रो के मिलने से हमारे पास क्या बन गया, ये सेल, ये हमारा सेल है, इसका नाम है A1, सेल हमारा A1। इसको हम एक्टिव सेल बोलते हैं। यदि हमने इस यहाँ क्लिक कर दिया तो ये बॉक्स के बाहर डार्क सर्किल आ जाएगा, ये जो देखो डार्क ब्लैक कलर का, ये यहाँ आ जाएगा, इसको हम एक्टिव सेल बोलेंगे और इसका नाम होगा C4, ठीक है, इसका नाम क्या होगा, C4। ऐसे यदि हमने इस सेल को सेलेक्ट कर दिया तो ये एक्टिव सेल बन जाएगा। एक्टिव सेल वो सेल होता है जिस पर हम तुरंत काम कर रहे होते हैं। अभी जिस भी सेल पे हम क्लिक करेंगे यहाँ हम डेटा लिख सकते हैं, और कितना डेटा लिख सकते हैं, 255 अक्षर हम लिख सकते हैं किसी भी एक सेल में। तो यहाँ से आप देखिएगा, तो यहाँ हम 255 अक्षर लिख सकते हैं। हमने इसको क्लिक किया, इसको सेलेक्ट किया, तो ये हमारा एक्टिव सेल हो जाएगा। एक्टिव सेल वह सेल होता है जिस पर हमने माउस को क्लिक कर रखा होता है, जहाँ हम काम कर रहे होते हैं, जहाँ हम अपना डेटा लिख रहे होते हैं। तो इसका नाम देखा जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आया B, यहाँ से आया 7, तो उसका नाम हो जाएगा बच्चों B7, ये उसका एड्रेस हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास सेल्स होते हैं। अब होते हैं रो और कॉलम। क्या होते हैं, ए रो इज ए सीरीज ऑफ डेटा ब्लैंक लेड आउट हॉरिजेंटली। जो हॉरिजेंटली बने होते हैं उन्हें रो बोलते हैं, हॉरिजेंटली मतलब ऐसे, ये रो हो गए। और कॉलम क्या होते हैं, जो कैसे होते हैं, वर्टिकली जो खड़े रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। इसमें देखिए ये जो वर्टिकली हैं ये क्या है, कॉलम है, ये ऐसे वाले, ये रहे, ये सारे कॉलम है ABCD। कहाँ तक जाएंगे, रोमन नंबर 4 तक। टोटल कितने होंगे, 256। और जो ये हॉरिजेंटली पड़े हैं ये क्या है, हमारे रोज हैं। ये हो गया 65536, 655 655 36। ये हमारे कितने होंगे टोटल, ये क्या हो गए हमारे नंबर ऑफ रोज। तो बच्चों आप इसको समझिएगा, देखिएगा, ये हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने 11th के सिलेबस में। आप इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं इसकी एक्सेल सीट PDF आपको भेज रहा हूँ MS एक्सेल की, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। कुछ भी आपको वीडियो में नहीं समझ में आता, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं बच्चों। थैंक यू वेरी मच बच्चों, हैव अ नाइस